हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, और वीडियो पूरा देखिएगा। भले ही जब आपके पास टाइम हो, फ्री हो आप, तब देखें, पर वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है गाइस। और मेरी जो पहले की वीडियो थी वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में नॉलेज है बहुत। ठीक है गाइस, बट उसमें कोई भी अच्छे व्यूज़ नहीं आए। बट मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग जाके देखिए। ठीक है, बट ज़बरदस्ती तो मैं किसी के साथ कर नहीं सकता, बट खाली बता सकता हूँ कि उसमें नॉलेज काफ़ी है, आपको देखना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन। गाइस देखो, मैं ना अपना जो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, तो मैं बिल्कुल बेसिक से चल के और प्रो पे जाऊंगा। ठीक है, मैं कोई बीच बीच में कॉलम छोड़ के नहीं करूंगा ताकि किसी को भी समझ में ना आए। ठीक है ना, मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि वो चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, उस चीज़ का यूज़ क्या है, वो चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत से लोगों से मैंने वोट करके पूछा था कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो चाहिए या फिर नॉलेज की। तो लोगों ने कहा था कि सर हम सीधे टेक्निकल एनालिसिस पे आना चाहते हैं। तो गाइस देखो, मैं सिखाने को सिखा दूंगा, बट यही है ना कि कोई चीज़ में अगर क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट, उससे पहले क्वेश्चन आने आना चाहिए वाई। ठीक है ना, क्या तो बाद में आएगा, पहले क्यों, इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक लॉजिकली प्रैक्टिकल चीज़ें लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अपनी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहता जो खाली व्यूज़ के लिए हो, मगर उसमें से नॉलेज बिल्कुल भी ना हो। ठीक है ना, कुछ भी ना हो। अब मैं बोल दूं कि 3 कॉइन अगले साल करोड़पति, अगले साल अरबपति। ठीक है ना, तो ऐसे कॉइन पे हज़ारों लाखों व्यूज़ आ जाएंगे तुरंत, क्योंकि ये जो टाइटल होता है ना, यही अट्रैक्ट करता है इंसान को। अगर मैं लिखूंगा कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, तो आप लोग कहेंगे ब्लॉकचेन, अरे ब्लॉकचेन का क्या करना है, सिग्नल दो सर, सिग्नल सिग्नल चाहिए हमें, पैसा मनी कमाना है खाली, नॉलेज का क्या करना है। तो बस यही जो गलतियाँ हैं ना गाइस, तो बुल रन जो आने वाला है ना, उसमें यही लोग नहीं कमा पाते हैं। इन लोग का सीन बस यही रहता है, जब टॉप पे होता है तो बाय करते हैं, क्रैश होता है तो बेचते हैं, फिर कहते हैं हमने जब हमने बाई किया तो प्राइस नीचे चला गया, जब नीचे चला गया तब बेचा तो प्राइस ऊपर चला गया। तो बुल रन में कहानी उन लोगों की ऐसी ही रहती है। तो मैं आपसे इसीलिए यही कहूँगा कि आप लोग लर्निंग पे फोकस करें। ठीक है ना, पहले लर्निंग करोगे तो फिर किसी का भी मतलब किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डिटेल से आपको बताना ज़रूरी है। मैं खाली हर चीज़ हवा में नहीं बताना चाहता। और गाइस देखो, मैंने इस वीडियो मुझे बनाने में टाइम क्यों लग गया। ठीक है, देखो मुझे पता है कि ब्लॉकचेन क्या है, मुझे पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है। ठीक है, बट यह है कि जो वर्ड मेरे दिमाग में फीड हैं इस नॉलेज को लेके, वो थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं। ठीक है, हर एक आदमी इन वर्ड्स को नहीं जानता है, तो वो जानता नहीं है तो वो समझ नहीं पाएगा। मुझे वीडियो बनाने में टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं आपकी सिंपल भाषा में जो वर्ड आप लोग यूज़ करते हो, उस भाषा में ये सारी जो डिटेल्स हैं वो फीड कर रहा था, ताकि आपको आराम से समझा सकूं। मैं अगर अपनी जो नॉलेज मेरे पास है, मैं अगर वही यहाँ पर बोलना स्टार्ट कर दूंगा तो सब यूट्यूबर में और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, और आप लोग समझ नहीं पाओगे। दूसरी बात तो मेन यही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है गाइस, इसीलिए टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं हर कोई नॉलेज बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि हर कोई ईजिली डिटेल में ना जाके कम से कम उसको ये पता तो चले कि आखिर ये है क्या। ठीक है ना, इतनी नॉलेज तो इंसान के पास होनी चाहिए। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप जो हैं अगर सुन लेंगे तो आप मास्टर ब्लास्टर बन जाएंगे। नहीं, नहीं बन सकते मास्टर ब्लास्टर, पर इतना हो जाएगा कि अगर आप को कोई पूछेगा कि ना कि आप इसमें ट्रेडिंग करते हो, आप ये आखिर है क्या, तो आप उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, अगर कोई आप ट्रेडिंग कर रहे हो क्रिप्टो में, कोई आपसे पूछ ले कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी है क्या, और आपके मुंह से एक शब्द ना निकल पाए, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, कुछ शर्म सी महसूस होगी। तो हम ट्रेडिंग तो करते हैं, पता तो हमें है नहीं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ठीक है, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ठीक है ना, देखो गैस, मैंने बहुत सिंपल
पॉइंट, ये मुझे पॉइंट मैंने इसलिए लिखी हैं ताकि मैं इनको डिस्क्राइब करता रहूँगा और आपको जो है ये खाली पॉइंट पढ़ूंगा नहीं, इनको डिस्क्राइब करूँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से। देखो गाइस, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? टू टाइप ऑफ डाटाबेस। तो डाटाबेस जो होते हैं ना, डाटाबेस मतलब जो चीज़ भी हम कहीं लिखते हैं, ठीक है ना, किसी हमने पेपर में लिखा, एक्सेल में लिखा, नोटपैड में लिखा, तो इसको डाटाबेस बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी नॉलेज को अगर कहीं हम हिंदी में वर्ड क्या होता है, संग्रहित करते हैं, तो उसको हम डाटाबेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिजिटल डाटाबेस, एक होता है ट्रेडिशनल डाटाबेस, ठीक है। तो जो हमारा डिजिटल डाटाबेस है, इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ट्रेडिशनल डाटाबेस क्या होता है, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल डाटाबेस क्या है? लाइक सेव डाटा ऑन पेपर, लेजर, एक्सेल, वर्ड, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। इट्स प्राइवेट। अब पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। इट्स प्राइवेट, बिग बैंक एंड वेल्स, ठीक है ना, बिग प्लेयर्स मैनिपुलेटेड, चेंज कर सकते हैं अवर प्रॉफिट, अवर मतलब अपने प्रॉफिट के लिए चेंज कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि जो भी अगर हम जो ट्रेडिशनल डाटा होता है वो अगर पेपर, लेजर, एक्सेल, ठीक है ना, किसी भी अगर चीज़ में अगर है, तो ये आपको, ये प्राइवेट होता है नहीं, ये आपको कहीं मिलता है किसी कंपनी का पेपर या कोई कंपनी कोई डिटेल्स वगैरह अगर किसी के एक्सेल में सेव है तो पब्लिक करी जाती है क्या? नहीं करी जाती ना। ये किसी कंपनी में, हर एक कंपनी में अपना एक पर्सनल होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें चेंजेस करे जा सकते हैं क्योंकि पब्लिक के सामने तो ये अवेयर नहीं है, ठीक है ना, मतलब पब्लिक के सामने तो ये अवेलेबल नहीं है। तो बिग बेल्स क्या है, इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, फिर उसको शो कर देंगे। आपको पता लगेगा कि इसमें चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए, नहीं पता लगेगा। तो ये होता है ट्रेडिशनल डाटा, ठीक है। और ये सेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि बस एक या दो लोग ही होते हैं जो इसको मतलब चेक कर सकते हैं, इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ट्रेडिशनल डाटाबेस। अब आता है डिजिटल डाटाबेस। अब डिजिटल डाटाबेस क्या है, ठीक है। डिजिटल डाटाबेस टेक्निक टू स्टोर डाटा ऑन डिसेंट्रलाइज्ड वे, ठीक है। ब्लॉकचेन इज डिजिटल डाटाबेस स्टार्ट 2009, ठीक है। अब देखो, इसको मैं बताता हूँ। जो डेटा होता है ना, इसको डिसेंट्रलाइज तरीके से सेव करना, ठीक है ना, ये होता है डिजिटल डाटाबेस, मतलब डिजिटल तरीके में सेव करना, ठीक है ना, ऑनलाइन सेव करना, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डिजिटल डाटाबेस। और ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, इसका भी मतलब मैं आपको बताता हूँ। मतलब समझ रहे हो ना आप, डिजिटल डाटाबेस इलेक्ट्रॉनिक 0101 करके जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, उसमें ऑनलाइन सेव करना, ठीक है, डिजिटल तरीके से सेव करना। और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज मीन वन सिंगल पर्सन नॉट कंट्रोल होल एंटिटी। मतलब डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि ये फैला हुआ है, ठीक है ना, इसके ऊपर किसी भी एक आदमी का अधिकार नहीं है, कोई एक आदमी इसमें छेड़खानी नहीं कर सकता, किसी एक आदमी के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये जो है डिसेंट्रलाइज्ड होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बीटीसी मेक, संतोषी नाकामोटो, सबको ही पता होगा कि संतोषी नाकामोटो ने बनाया था ब्लॉकचेन पे, ठीक है ना, बीटीसी को। नो बडी कंट्रोल बीटीसी, बीटीसी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बीटीसी ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है। ब्लॉकचेन क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज पे बीटीसी है, बीटीसी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। पब्लिक ब्लॉकचेन, ठीक है ना, पब्लिक ब्लॉकचेन सुनते रहना आप। ब्लॉकचेन पब्लिक, मतलब ब्लॉकचेन जो होती हैं पब्लिक होती हैं। अब पब्लिक ब्लॉकचेन लाइक बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, नाम सुना ही होगा आपने, ठीक है, बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी ब्लॉकचेन। एवरीबडी हु इज अटैच इन ब्लॉकचेन कैन वेरीफाइड एंड चेक एवरी डाटा। जो भी ब्लॉकचेन्स ये हैं, ठीक है ना, अवेलेबल जो मैंने बताई हैं आपको, इनसे कोई भी अगर टच होता है ना, इनके टच में होता है, इसमें मतलब उसका कोई रोल होता है। जैसे मैं बीएनबी यूज़ कर रहा हूँ, आप बीएनबी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बीएनबी ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा हो, ठीक है, तो आप ब्लॉकचेन पे जाके हर एक डाटा, ठीक है, हर एक एवरी सिंगल एंट्री आप जाके चेक कर सकते हो, वेरीफाइड कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, वन ब्लॉक हैव थ्री थिंग्स, ठीक है ना। हर एक देखो, ब्लॉकचेन्स में क्या होता है, नाम क्या रहा है, ब्लॉक चैन, मतलब सुन लो, ब्लॉक और चैन, एक चैन है जिसमें ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स की एक चैन है, समझ रहे हो आप, ब्लॉक्स की एक चैन है, ठीक है। तो वन ब्लॉक हैव थ्री थिंग्स, मतलब एक ब्लॉक में तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आपका डेटा होता है जो आपने सेव किया है, हैश होता है, हैश का मतलब आप ये समझ सकते हो एज अ फिंगरप्रिंट, बिना फिंगरप्रिंट के आपका लॉक नहीं खुलता है ना आपके मोबाइल का, तो ऐसे समझ लो कि फिंगरप्रिंट एज अ हैश, ठीक है। और एक चीज़ और होती है प्रीवियस हैश, ठीक है, जो आप हैश प्रीवियस ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक में तीन चीज़ें हैं, आपका डेटा है, आपका हैश है, और जो
पिछला ब्लॉक था उसका हैश जो है वो भी इस ब्लॉक में सेव है। समझ रहे हो आप? ब्लॉक की चैन है, ब्लॉक चैन का मतलब ब्लॉक्स की चैन। एक ब्लॉक में 3 चीज़ें हैं, आपका डेटा है, आपका एक फिंगरप्रिंट है, और जो पिछला जो ब्लॉक निकल गया पहले वाला उसका फिंगरप्रिंट भी इसमें सेव है। समझ रहे हो? 3 चीज़ें हैं, डाटा, आपका हैश, और जो प्रीवियस ब्लॉक था उसका भी हैश इसमें सेव है। 3 चीज़ें हैं हर एक ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में। 6 पॉइंट क्या है देखो, 6 पॉइंट क्या है, इफ़ यू चेंज वन ब्लॉक हैश, ठीक है ना, अदर ब्लॉक हैश ऑटोमेटिकली चेंज, एनी वन कांट हैक होल ब्लॉक चेन। ठीक है ना, मतलब यह है कि अगर कोई बंदा एक फिंगरप्रिंट को चेंज करने की कोशिश करता है, मतलब चोरी की कोशिश करता है, कुछ उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, तो ब्लॉकचेन सेफ कैसे होती है, मतलब ब्लॉकचेन डिजिटल डाटा को हम सेफ कैसे बोलते हैं, ब्लॉकचेन को हम सेफ क्यों बोलते हैं? अगर एक ब्लॉकचेन का हैश रेट कोई चेंज करने की कोशिश करता भी है ना, तो अदर ब्लॉक जो होते हैं उनका हैश जो होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। समझो आप बात को, एक ब्लॉक का हैश रेट किसी ने चेंज कर भी लिया तो अदर ब्लॉक का ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, अब वो एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो एनी वन कांट हैक होल ब्लॉकचेन। ठीक है ना, अब ब्लॉकचेन कॉपी, हर ब्लॉक देखो, कोई भी जैसे हम कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो ट्रांजेक्शन का जो हमारा हैश होता है हमारे ब्लॉक में सेव होता है। ठीक है, अब जो भी ब्लॉक होते हैं ना, इनकी जैसे कोई नया ब्लॉक बनता है तो इसकी कॉपी जो है वो अवेलेबल होती है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन वर्ल्ड, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है मतलब वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो जो भी उस ब्लॉकचेन को अपने कंप्यूटर पर रन कर रहा होगा, उनके पास जो भी नया ब्लॉक बनेगा, किसी ने ट्रांजेक्शन करा, कोई नया डेटा आया, कोई नया ब्लॉक बना, तो वो डेटा जो है वो जितने भी मेजर ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड में हैं सबके पास उसकी कॉपी चली जाएगी। समझ रहे हो आप? मैं जानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर गाइस देखो, इससे सिंपल भाषा में ना आपको कोई समझा नहीं सकता ब्लॉकचेन को। किताब में पढ़ने जाओगे सर घूम जाएगा आपका। कैसे मैंने वर्ड्स को सिंपल करके लिखा है ना, ये मैं ही जानता हूँ। इसकी ये भी एक मतलब बहुत कठिन काम है सिंपल भाषा में समझाना। समझा तो हर कोई सकता है, मैं टेक्निकल भाषा समझाने आ जाऊँ तो भी 10 मिनट लगेंगे, समझा दूंगा, बट सिंपल भाषा में समझाना डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है, तो मैंने ये बताया था, एक ब्लॉकचेन का हैश रेट चेंज होता है तो अदर्स ब्लॉक्स का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, और ब्लॉकचेन कॉपी अवेलेबल ऑन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, कोई भी हमने ट्रांजेक्शन करा, ठीक है, एक इंसान ने एक BTC एक इंसान से दूसरे इंसान को भेजा, तो उनका डेटा का एक नया ब्लॉक बना। ठीक है ना, उसमें उनका जो हैश है वो सेव हुआ, डेटा सेव हुआ, जो ट्रांजेक्शन है वो सेव हुआ। वो जब डाटा बनेगा, वो जब ट्रांजेक्शन होगा, तो उसकी कॉपी जो है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है ना, सेंट्रलाइज तो है नहीं, सेंट्रलाइज होता तो एक इंसान अपने घर में अपने एक्सेल में लिख लेता, मगर ये तो डिसेंट्रलाइज है ना। तो वो जो नया ब्लॉक बना है, वो जितने भी उसमें लोग उस ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पर रन कर रहे हैं, वो सब उस नए ब्लॉक की कॉपी सबके पास चली जाएगी। इसका मतलब क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी इतना समझो कि उसकी कॉपी जो है, नए ब्लॉक की कॉपी सबके पास अवेलेबल होगी, जितने भी मेजर ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। ठीक है, जो अपने कंप्यूटर पे उस ब्लॉकचेन को रन कर रहे हैं। अब क्या है, पीपल हु अटैच विद ब्लॉकचेन एंड अलाउ टू रन ब्लॉकचेन ऑन योर कंप्यूटर हु कॉल्ड, ठीक है, people who attach with blockchain and allowed to run blockchain on our computers who called nodes, some other people calls miners। जो भी लोग ब्लॉकचेन्स को अपने कंप्यूटर पर रन होने देते हैं, ठीक है, रन करते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ लोगों को नोड्स और कुछ माइनर्स होते हैं। अब माइनर्स नाम सुना होगा आपने, डिटेल इसकी आगे बताऊंगा, मगर ये ध्यान रखो कि जो भी ब्लॉकचेन्स को, ठीक है ना, अपने कंप्यूटर पर रन होने देते हैं उनको हम माइनर्स बोलते हैं। ठीक है ना, नोड्स होते हैं कुछ माइनर्स, मतलब ज़्यादातर तो लोग माइनर्स होते हैं, माइनर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, माइनस का काम क्या होता है, ठीक है, माइनस वर्क्स टू वेरीफाई एवरी डाटा और ऑर्डर टू कंप्लीट एंड टेक सम रिवार्ड। ठीक है, माइनस जो होते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है ना उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का मतलब यह है कि ए ने बी को भेजा, तो ये वेरीफाई कर, जो ब्लॉकचेन ये होती है, वेरीफाई करते हैं कि ए के पास ब्लॉक जो भेज रहा है ये BTC, एक के पास BTC अवेलेबल है, जिसको भेज रहा है बी को भेजा, बी को मिल गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, वेरीफाइड हो गया। मतलब ए ने बी को भेजा तो ए से बी को ही मिला है, सी को नहीं मिला, बी को मिला,
तो ये इसने माइनस ने वेरीफाइड करा, ठीक है ना, ये ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करा, नया ब्लॉक बना, और इसके पीछे जो माइनर्स होते हैं उनको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। अगर बीटीसी की माइनिंग कर रहा है, बीटीसी का ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड जो है वो भी बीटीसी के ही रूप में मिलेगा, ठीक है ना। माइनर्स को ये फ़ायदा होता है माइनिंग करने का, जो माइनिंग करते हैं उनका माइनर्स का यही टास्क होता है, ठीक है। एनीबडी वेरीफाइड एवरी सिंगल ऑर्डर और ऑल्सो चेक एवरी न्यू ब्लॉक हु अटैच विद ब्लॉक चैन, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले, छोड़ो ये कि मतलब एनीबडी जो है वो डाटा और जो भी सिंगल ऑर्डर एवरी एंट्री मतलब जो होते हैं, जो नया ब्लॉक बनता है उसको वेरीफाई कर सकते हैं जो भी इस ब्लॉक चैन से अटैच हैं। Blockchain hacks impossible because its need 51% network of majority is impossible. Blockchain hacks impossible because its need 51% network of majority it's impossible. Sorry, impossible लिख दिया मैंने, सॉरी, impossible। ऐसे ही तो है यार, अनपॉसिबल, ठीक है ना। तो गाइस छोड़ो वो, थोड़ा दिमाग मेरा अभी वैसा हो रखा है कि मैं आपको डिटेल से समझाने में लगा हुआ। देखो ब्लॉकचेन हैक्स इम्पॉसिबल, ठीक है ना, बिकॉज इट्स नीड 51% नेटवर्क ऑफ मेजोरिटी। मतलब ब्लॉकचेन को कोई तभी हैक कर सकता है जैसे कि माना कि 100% जो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन फैली हुई है उसमें जो मेजोरिटी ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो 100% हैं, ठीक है ना। अगर 51% ऑफ मेजोरिटी एक तरफ आ जाएगी, जिनके पास वो ब्लॉकचेन वो रन कर रहे हैं, 51% मेजोरिटी अगर किसी एक तरफ आ जाएगी और 49% एक तरफ रह जाएगी, तो वो ब्लॉकचेन को हैक कर सकते हैं कुछ पार्ट्स, ठीक है ना। मतलब अब हैक करना और इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे कि ए ने बी को भेजा, ठीक है ना, ए ने बी को बीटीसी भेजा, सी बीच में कूद गया, उसने कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो जैसे ही वो इंटरफेयर करेगा ना, तो जैसे कि उसने एक कंप्यूटर को या दो कंप्यूटर को उसने हैक करा, ठीक है ना। अब जो 98% ऑफ मेजोरिटी ऑफ कंप्यूटर हैं वो तुरंत उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ए को बी को जा रहा था, ए ने बी को भेजा था, बट सी ने बीच में इंटरफेयर करा। तो अब दो कंप्यूटर कह रहे हैं कि हम ए से ए ने भेजा है, हम सी को भेजेंगे, ए ने भेजा बी को है, मगर अब ए के पास जो बीटीसी निकल रहा है वो सी के पास जा रहा है, दो कंप्यूटर उसने हैक कर लिए हैं, ठीक है ना। मगर 98% जो मेजर जो मेजोरिटी है वो उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देगी, वेरीफाई नहीं करेगी, वो ब्लॉक कर देगी, ठीक है ना। ये इसका मतलब है, ये मैं लिखा था ए ट्रांसफर बीट वेरीफाइड, ए हैव सेकंड वेरीफाइड हैश रेट, ठीक है ना। तो बी हैश छोड़ो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, कैसे होगा ये। अब 12th पे आ जाते हैं, ठीक है। माइनस माइन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो टेक रिवॉर्ड फॉर एक्सपेंसेस और ग्राफिक कार्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड पर्सनल प्रॉफिट। देखो इसमें मतलब क्या है, मैंने जो भी मतलब जो वेरीफाइड डाटा करते हैं, जो भी क्रिप्टो में वो मतलब माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें उन जो माइनिंग करते हैं ना उनके बहुत ही हाई मतलब बहुत हाई ग्राफिक कार्ड्स वो यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनको, ठीक है ना, वेरीफाइड करने के, और जो भी वो क्रिप्टो में माइनिंग कर रहे हैं उसमें जो भी उनको रिवॉर्ड मिलता है उससे वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बाकी खर्चा निकाल के और उसमें जो प्रॉफिट होता है वो लोग वो ले लेते हैं, ठीक है गाइस। तो इतना आपका ब्लॉकचेन हो गया। इसको मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि ब्लॉकचेन जो है वो यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रही है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो ब्लॉकचेन यूज़ हो रही है, इतना देखो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉकचेन क्या है, ठीक है ना। आपको एग्जांपल बता देता हूँ, थोड़ा इजी में समझ में आ जाएगा आपको। एजुकेशन सेक्टर में यूज़ हो रही है, एजुकेशन सेक्टर में इसलिए यूज़ हो रही है, देखो तो आप मार्कशीट वगैरह आपकी जो अवेलेबल होती है ना, जो भी आपकी हाई स्कूल की, ग्रेजुएशन की, एमबीए की, बीटेक की मार्कशीट वगैरह अवेलेबल जो होती हैं वो ब्लॉकचेन्स पर अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। उसमें कोई डाटा छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आपकी डाटा अगर आपकी मार्कशीट ऑनलाइन अवेलेबल है तो हर कहीं से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ बैठ के आप इंडिया की मार्कशीट है आप यूएसए में जाकर वेरीफाई कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है ना। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लॉकचेन। एयरपोर्ट पे यूज़ होते हैं, आपका पासपोर्ट जो वेरीफाई होता है ना, अब यहाँ का पासपोर्ट वेरीफाई हो रहा है आपका इंग्लैंड में, ठीक है, तो वो क्या है, एज ए ब्लॉकचेन आपका एयर पासपोर्ट जो है वो वेरीफाई हो रहा है। हॉस्पिटल में यूज़ होता है, हॉस्पिटल में लाखों मरीज़ होते हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल रिपोर्ट होती है। अगर डायरी में लिखने बैठ जाता ना तो हो जाता काम। एक बंदे को बोला जाता है कि फ़लाने की डायरी लेके आओ 5 साल पुरानी, उसमें देखना है कि उसको कौन सी बीमारी थी, आप ढूंढ के ले आओगे, कितना मुश्किल काम है।
हॉस्पिटल में जाओगे, सबकी जो है रिपोर्ट्स ऑन कंप्यूटर्स में अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना, वो सब ब्लॉकचेन्स में सेव होती हैं। उसका नाम डाला, ठीक है, जो भी डिटेल है उसकी डाली और उसकी रिपोर्ट 5 साल पुरानी भी है तो निकल के आ गई। मनी ट्रांसफ़र कंट्री टू वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है, इन सर्वल मिनट्स। अब देखो इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो कि मनी ट्रांसफ़र का मतलब, मैं मनी क्यों लिखा है इसके आगे वो बाद में बताऊंगा, पहले ये लिख लो कि मनी ट्रांसफ़र में क्यों बोल रहा हूँ। अब जैसे कि एक आदमी को दूसरे कंट्री में यहाँ से पैसा भेजना है किसी और कंट्री में, अगर वो बैंक में जाकर पैसा ट्रांसफ़र करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। सोचो, बैंक में जाओ, नई नई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सर ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, ये जो है करो, वो करो, ठीक है ना, काफ़ी तरीके की फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो कंप्लीट करो, उसके बाद जाके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप पैसा भेज सकते हो। पर सोचो अगर आपके पास एक बीटीसी है, ठीक है ना, एक बीटीसी की वैल्यू होती है ना, उसके बदले आपको मनी मिलती है। एक बीटीसी को आपने उठा के दूसरे को भेजा, वो दूसरा बंदा बैठा है आपका इंग्लैंड में, आपने भेजा, कितनी लगेगी वन बीटीसी को दूसरी बंदे को बीटीसी भेजने में, टाइम कितना लगेगा, सर्वल मिनट लगेंगे, और वो बीटीसी को वहाँ पर मिल जाएगा, वो जाके उसको वहाँ पर कैश आउट कर लेगा, उसको मनी मिल जाएगी। कितना ईजी है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका ब्लॉकचेन का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब देखो 2 टाइप ऑफ ब्लॉकचेन्स होती हैं, ठीक है ना। अभी आपने नाम सुना होगा शायद, एक होती है प्रूफ ऑफ वर्क, एक होती है प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है ना। प्रूफ ऑफ वर्क जो होती है इसमें माइनिंग होती है, माइनर्स होते हैं, उनका रोल होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में इसमें आपको इतना जान लोगे तो काफ़ी है, ठीक है ना। प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग होती है, माइनर्स का रोल होता है, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टेक में माइनर्स का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। माइनर्स डोंट रन, माइनर्स का कोई भी इसमें रोल नहीं होता है, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, इसमें देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें प्रूफ ऑफ वर्क में बताया है मैंने आपको, माइनिंग होती है, इसमें रिवॉर्ड मिलता है, ये होता है, वो होता है। तो एक बीटीसी माइनिंग होती है, इथेरियम माइनिंग बंद हो गई है अब, क्योंकि इथेरियम जो है प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे आ गया है। तो उसको आपने देखा होगा इसी साल उसकी वो जो है प्रूफ ऑफ स्टेक में आ गया है इथेरियम। तो इथेरियम को आप स्टेक करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आप मेजर ऑफ पीपल्स होते हैं ना, वो वैलिडेट करते हैं इसमें, ठीक है ना, उनका रोल आता है प्रूफ ऑफ स्टेक में। और प्रूफ ऑफ वर्क में आप तो जान ही लो कि माइनिंग होती है, ठीक है ना। 2 टाइप की ब्लॉकचेन्स होती हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक। अब देखो ब्लॉकचेन जो होती है गाइस ना, डिसेंट्रलाइज होती है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, सिक्योर होती है और स्टेबिलिटी होती है इसमें। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होती है, सिक्योर होती है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इसमें सब बताया था। और स्टेबिलिटी भी होती है इसमें। स्टेबिलिटी का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ टाइम ड्यूरेशन से है, ठीक है ना। ये समझ लो स्टेबिलिटी मतलब टाइम ड्यूरेशन, ठीक है ना। अब देखो टाइम ड्यूरेशन मैंने क्यों लिखा है, इसका मतलब भी बता देता हूँ। बीटीसी जो है ना, इसकी ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो 7 ट्रांजेक्शन पर मिनट होते हैं। टीपीएस होता है बीटीसी की ब्लॉकचेन पे 7 ट्रांजेक्शन पर मिनट। इथेरियम की ब्लॉकचेन पे 13 ट्रांजेक्शन पर मिनट, ये उनकी स्पीड है, ठीक है ना, 13 ट्रांजेक्शन पर मिनट। अब हम वीज़ा यूज़ करते हैं, वीज़ा कार्ड, ठीक है ना। ये डिमांडेबल क्यों है, क्योंकि इसमें 24,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होते हैं, ठीक है गाइस। 24,000 जो ट्रांजेक्शन है ये आपके पर सेकेंड होते हैं। और गाइस यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, ये मिनट नहीं है, सॉरी, यहाँ पर सेकेंड है। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, डिटेल में लिखने में कुछ टाइपिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो बीटीसी 7 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, भूलना मत, सॉरी मिनट मैंने धोखे से लिख दिया था, जो मैं लिखा था वही मैंने पढ़ दिया था। इथेरियम पे 13 ट्रांजेक्शन पर सेकंड होती है, वीज़ा में 24,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। अब सोचो आप, बीटीसी में इथेरियम में इतनी लो ट्रांजेक्शन स्पीड है, अगर इसको हम मार्केट में आम यूज़ के लिए कर देंगे अगर, ठीक है ना, नॉर्मल यूज़ के लिए कर देंगे ब्लॉकचेन्स को, तो ट्रांजेक्शन जो आप फ़ोन पे आप कर रहे हो या यूपीआई यूज़ कर रहे हो, अगर इसका ब्लॉकचेन को यूज़ कर दिया जाए, ठीक है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन में, तो आपको कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो। तो यही है, इसलिए वीज़ा जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसका ट्रांजेक्शन स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ है। पर क्योंकि इस पर भी काम हो रहा है, देखो फ्यूचर जो है वो ब्लॉकचेन ही है, ठीक है ना, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। फ्यूचर जो है वो ब्लॉकचेन ही है,
बट ये है कि उस पर भी काम हो रहा है, मगर फ्यूचर ब्लॉकचेन है, आगे जाके यही यूज़ होगी क्योंकि सिक्योर बहुत ज़्यादा है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है ना, कोई भी इशू नहीं है इसमें। तो गाइस आई थिंक आप लोग ब्लॉकचेन तो समझ ही गए होंगे क्या है, और जितना आप समझे हो ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ कसम से, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है गाइस, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ज़्यादा आपको घुमाने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग इजी समझ जाओ। बीटीसी जो होता है ना, इसको बीटीसी गोल्ड भी बोलते हैं, लाइक सिल्वर, और हमारा जो नॉर्मल गोल्ड होता है ना, उस तरीके से बीटीसी को भी बीटीसी गोल्ड बोलते हैं। इट्स एक्चुअल मनी। देखो गाइस, सिल्वर जो गोल्ड होता है ना, इसको हम माइनिंग करके निकालते हैं, आपको पता है ये लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ऐसे ही बीटीसी को भी हम गोल्ड बोलते हैं क्योंकि इसको भी हम माइनिंग करते हैं, ठीक है ना, ये अनलिमिटेड नहीं है, इसकी हम माइनिंग करते हैं, तो बीटीसी की भी मतलब एक लिमिट है, ठीक है। तो इसको भी हम एज एसेट्स के रूप में लेते हैं और इसको हम बीटीसी गोल्ड बोल सकते हैं। अब इसको बीटीसी गोल्ड क्यों बोलते हैं, इसको मैंने एक्चुअल मनी क्यों लिखा है, बताता हूँ इसको मैंने एक्चुअल मनी क्यों लिखा है। एक्चुअल मनी, देखो गाइस, मनी और करेंसी में फ़र्क है। मनी का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी एसेट जिसको हम अगर सेल करें तो हमें उसके बदले मनी मिले, और करेंसी तो करेंसी होती है, जो हमारा रुपीज़ है, ठीक है ना, जो हमारे डॉलर्स हैं, ठीक है ना, फिजिकल जो है वो करेंसी है, ठीक है ना, इसके बदले ये करेंसी है, ठीक है ना। और इतना समझ जाओ आप कि ये अगर सेल करोगे तो उसके बदले आपको मनी मिलेगी, मतलब इसके बदले आपको मनी मिलेगी मिलेगी, जितने का भी रेट होगा उसकी आपको मनी मिलेगी, जितना भी इसका रेट चलता होगा उसके बदले आपको उतनी मनी मिलेगी। और करेंसी जो हमारा रुपीज़ है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है गाइस, यहाँ पर करेंसी जो होती है ना, जैसे कि हमारा रुपीज़ है, ये मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो किसी किसी कंट्री की करेंसी जो है वो एकदम से गिरी हुई है, समझ रहे हो आप, कि किसी देश की करेंसी इतनी गिरी जाती है, इतनी गिरी जाती है कि कोई उस करेंसी की, उस देश की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि ये क्या है, मैनिपुलेटेड है, फिजिकल करेंसी मैनिपुलेटेड है, इसकी वैल्यू कभी भी गिर सकती है। अब जैसे कि हमारे इंडिया में जब नोटबंदी हुई थी तो क्या हुआ था, फिजिकल करेंसी थी ना हमारे पास, अगर ये हमारे पास गोल्ड होता, सिल्वर होता या बीटीसी होता उस टाइम पे, तो हम उसके बदले हमें एक्चुअल मनी मिल सकती थी ना, क्योंकि वो हमारे पास एक सेफ साइड थी। बट हमारे पास रुपीज़ थे, 500 के नोट थे, उनकी रद्दी की वैल्यू हो गई थी 8 बजे के बाद, सब बेकार हो गए थे, नहीं हुए थे। तो ये क्या है, गवर्नमेंट और बड़े मैनिपुलेटेड है, गवर्नमेंट के द्वारा मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसमें दिक्कत क्या है, इन्फ्लेशन। एक कंट्री बेइंतहा नोट छाप देगी, इतना नोट छाप देगी, कोविड में जो हुआ है इतना, जो अपने वहाँ यूएसए में इतना इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि कोविड के टाइम पे इतना ज़्यादा करेंसी में छपाई हुई, इतनी ज़्यादा करेंसी प्रिंट हुई, इतनी ज़्यादा करेंसी प्रिंट हुई है कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब उसको कंट्रोल में करने के लिए आप देख रहे हो कि हर मंथ चाहे 75.75 BPS 0.50 BPS से रेट हाइक हो रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट अब जाके थोड़ा सा कम हुआ है, 7 पॉइंट समथिंग हुआ है, ठीक है ना, 9 के ऊपर चला गया था यूएस का इन्फ्लेशन रेट, अपने वहाँ की तो चलो बात ही मत करो, क्या हाल चल रहा है। और करेंसी जो है डैमेज हो सकती है, ठीक है ना, आपकी करेंसी बेकार हो सकती है, भीग सकती है, कोई चुरा सकता है, कोई फाड़ सकता है, ठीक है ना। ये करेंसी जो होती है ना, उस करेंसी जो फिजिकल करेंसी उसकी बात कर रहा हूँ, फाड़ सकता है, गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, कुछ चूहा हो जाए, कुछ रखो आप कहीं, अपनी हार्ड मनी आप कमाओ, उसे रखो किसी बक्से में, और कहीं पता चला चूहा घुस गया, वो डैमेज कर दे, कहीं पानी आ गया, ख़राब हो गई, तो मतलब समझ रहा हूँ ना। करेंसी और मैं बीटीसी में आपको फ़र्क समझा रहा हूँ। ये बीटीसी को गोल्ड लाइक सिल्वर क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसके बदले आपको करेंसी मिलेगी, ये करेंसी आपके हाथ में होगी इस टाइम पे जब भी आपको नीड होगी। ये रुपीज़ जो है मैनिपुलेटेड है, इन्फ्लेशन कभी भी इसकी वैल्यू गिर जाएगी। आज हमारी जो करेंसी की वैल्यू चल रही है, अगर ये ऐसी छपाई होती रही, ऐसी प्रिंट होते रहे, तो इसकी वैल्यू और गिर सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। जो अदर कंट्री में लोगों की करेंसी की, अदर कंट्री में जो करेंसी की हालत हो रखी है बिल्कुल गड्डी की तरह, बंडल बना के लोग जो है नोट बेच रहे हैं, नोट बेचते हुए देखे हैं आपने कहीं, वहाँ नोट बिक रहे हैं, गड्डी बने हुए हैं इतने बड़े बड़े नोट, अपनी कंट्री के लोग जो है नोट बेच रहे हैं। ये क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है, नोट की वैल्यू ख़त्म हो गई है बिल्कुल, इतने नोट छाप दिए हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने कि वहाँ के नोटों की वैल्यू ख़त्म हो गई है।
और गाइस एक होती है हमारी फिएट करेंसी। फिएट करेंसी मतलब जैसे कि आपका यूएसडीटी, ईथर, जिसमें हम ट्रेड करते हैं, इसको पता है एक्सपर्ट जो होते हैं वो फेक करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। फेक करेंसी पता है क्यों बोलते हैं? आपसे ये बोला जाता है कि यूएसडीटी, बीयूएसडी, ठीक है ना, यूएसटी। अभी जो लूना का जो कॉइन था यूएसटी निकाला था उन्होंने। लोग बोलते हैं कि हमारा भैया ये स्टेबल है, 1/1 का रेशियो है। मतलब जितनी भी 1/1 का मतलब रेशियो का मतलब ये होता है कि जितनी भी मार्केट में उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उतना ही जो तक जितनी भी कॉइन उनके मार्केट में अवेलेबल हैं उतनी ही हार्ड मनी बैंक में सबमिट है। ये होता है 1/1 का रेशियो का मतलब। जितनी भी मार्केट में कॉइन की सप्लाई है, मार्केट में कॉइन सर्कुलेट हैं, उतने ही बैंक में जमा है करेंसी हार्ड। मतलब 1 यूएसडीटी जो अवेले आपकी जो है वर्चुअल करेंसी आपके पास है ही क्या ना, वही 1 यूएसडीटी का हार्ड डॉलर बैंक में अवेलेबल है। ये मतलब लोग बोलते हैं। और कभी सच्ची में आपको लगता है कि कोई कोई मतलब जो है मतलब श्योर हो आप इतना अवेलेबल है? कभी किसी ने कोई आपको दस्तावेज़ दिखाए हैं? कभी किसी ने आपको कोई चीज़ें दिखाई हैं? ऑडिट्स वगैरह सब कुछ होते हैं, ठीक है ना, सब कुछ होता है। बट आप एक ब्लाइंड ब्लाइंड जो होता है ना, ब्लाइंड भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकते? देखो यूएसटी स्टेबल करेंसी था लूना का, क्या हुआ इसका हाल? क्या हुआ इसका हाल? ख़त्म हो गया ना। आप देख रहे हो डी पैक होते रहते हैं। यूएसडीटी में भी डी पैक होता है। कभी करेंसी यूज़ की पता चला $1 से 0.95 आ गई, 0.90 आ गई। अभी बीयूएसडी का तो बाइनेंस का थोड़ा सा अभी फट आया था, तो बीयूएसडी का जो बीएसडी जो बाइनेंस का और बाइनेंस का जो स्टेबल कॉइन है ये डीपैक हो गया था। पता है ना आपको, कुछ दिनों पहले की बात है, बाइनेंस का फट आया था कि बाइनेंस गया तो बीयूएसडी गया। अब इनके जो फिएट करेंसी है इस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? यूएसडी है ना, इस पर कभी भी मतलब देख लो डीपैक होते रहते हैं, ठीक है ना। तो पब्लिक जो है, पब्लिक को नहीं पता है कि इनके बदले जो है बैंक्स में एक्चुअल डॉलर्स हैं या नहीं, ठीक है। तो फिएट करेंसी जो होती है पब्लिक उसको फेक करेंसी, जो एक्सपर्ट होते हैं वो फेक करेंसी भी बोलते हैं। बट क्या है कि मार्केट में ट्रेडिंग इन्हीं से होती है, ठीक है ना। तो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, यूज, क्योंकि अब हार्ड करेंसी से तो आप ट्रेड कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको वर्चुअल करेंसी चाहिए होगी। तो वर्चुअल करेंसी आपके पास ये अवेलेबल है, ठीक है। तो ट्रेडिंग करते हैं तो वॉल्यूम होता है। बट एक मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये सब जो पूरा मैं बताया है सिर्फ नॉलेज के लिए। ठीक है गाइस, तो मेरे ख्याल से मैंने ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बनाने की कोशिश करी है। इतने सिंपल वर्ड में शायद कोई भी अगर यूट्यूब पे बंदा आपको दिख जाए ना जो इतने सिंपल बताया हो आपको, तो भाई आप लोग ना मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करना, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। ये लिखते लिखते कैसे मेरे सर में दर्द हो गया था कि मैं इतनी आसान वर्ड कहाँ से लेके आऊँ ताकि आपको समझा सकूँ। अब देखते हैं गाइस इसमें आपकी क्या रिप्लाई आते हैं, आपका कितना रिस्पॉन्स मिलता है। क्योंकि दिक्कत वही है ना, लोगों को वही चाहिए, 2 कॉइन बता दो सर, कल को करोड़पति बन जाएं। नॉलेज का क्या करना है, मगर ये नॉलेज आपके काम की है, ठीक है ना। आज सीखोगे तो बुल रन, पता है बुल रन बोलते हैं, बुल रन गाइस उनके लिए नहीं है जिन्होंने बियर रन में तैयारी नहीं करी है बुल रन की, ठीक है ना। बुल रन उनके लिए है जो इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, इस टाइम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अच्छे अच्छे कॉइन्स में, डाइवर्सिफाइड करके स्ट्रैटेजी बना के। उनके लिए बुल रन है, सब लोगों के लिए बुल रन नहीं है, ठीक है गाइस। और कितने ही बुल रन आए हैं आप देखना, बहुत से लोग होते हैं बैठे रह जाते हैं, कहते हैं यार हमने तो पैसा कमाया नहीं, बाकी सबने बहुत कमाया। तो उनके पास नॉलेज नहीं थी, स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्लान नहीं था, तभी वो लोग नहीं कमा पाए, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना चैनल, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। पुरानी वीडियो बहुत ही नॉलेज वाली हैं, वो जाके ज़रूर देखना और लाइक कमेंट शेयर करना, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।